क्या सिसोदिया वंश के सबसे वीर महाराणा सांगा गद्दार थे? क्या उन्होंने बाबर को हिंदुस्तान में आने का आमंत्रण दिया था? इस तरह के कई सवाल उठने लगे हैं, वह भी जब राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद ने इसे लेकर बयान दिया तो उसके बाद सभी इसे लेकर अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराणा सांगा के राजपूताना इतिहास के साथ साथ पूरे देश की एकजुटता में कितना अहम योगदान था। इसी पर हम बातचीत करेंगे आज राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी रखने वाले विवेकानंद शर्मा जी के साथ, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और काफ़ी बारीकी से उन्होंने इन तमाम चीज़ों का अध्ययन भी किया हुआ है। सर, पहले तो आपका स्वागत है। और सबसे पहला और अहम सवाल जो कि राज्यसभा से ही उठा था, क्या महाराणा सांगा गद्दार थे? मुझे लगता है कि ऐसे बयान देने वाले लोगों की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। और निश्चित रूप से बचपन में एक दो पंक्तियां मैंने सुनी थी, कहीं ना कहीं उसका परिणाम है ऐसा बयान कि होने पर आज़ाद देश अपने कलंक सब धोता है, शासक ऐसे मिले कि बाबर हंसता और राम रोता है। जिन लोगों को भारत का इतिहास पता नहीं, जो एक कुंठा से ग्रस्त हैं, ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं जिनको लगता है कि न राणा सांगा के बारे में पता है, न बाबर के बारे में पता है। और गद्दार कहना तो मैं कहता हूं कि ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, अक्षम्य अपराध इसे कह सकते हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों की भावनाओं को जिस तरीके से ठेस पहुंचाई है इस बयान ने। आप इतिहास पढ़िए, उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन के कई पक्ष हो सकते हैं, लेकिन जिन शब्दों का सांसद महोदय ने उपयोग किया है किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। शुद्ध रूप से मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से वो सांसद आते हैं केवल और केवल वोट बैंक की गणित, तुष्टीकरण की राजनीति, उसके कारण ही ऐसा बयान आया है। नहीं तो राणा सांगा के बारे में तो देश का बच्चा बच्चा बोलता है कि 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, तुम्हें बचाने को चमकी थी सांगा की तलवार, जगाया तुमको कितनी बार। उन सांसद महोदय को इतिहास की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से फिर से जगाने की आवश्यकता है, सही चीज़ें पढ़ने और पढ़ाने की आवश्यकता है। ये तो हुआ राजनीतिक जो बयान आया था उस पर उसी तरह का। अब कुछ राणा सांगा के इतिहास के बारे में बातचीत करते हैं। ऐसा कहते हैं कि मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा के बाद यदि कोई सबसे आदर और सबसे वीर, महाराणा प्रताप भी थे वैसे, लेकिन महाराणा कुंभा के बाद जो सबसे पराक्रमी हुए, जिन्होंने राजपूत राजाओं को जोड़ते हुए पूरे देश के एकजुटता में सबसे बड़ा योगदान दिया था, तो महाराणा सांगा उनमें थे। उनके लिए एक बात फिर से सांसद महोदय के सामने आई थी कि उन्होंने बाबर को आमंत्रण दिया। अब इसमें इतिहास ये बताता है कि इब्राहिम लोदी को, जिसने 3 बार हरा दिया युद्ध में, क्या उन्हें ज़रूरत थी इस तरह से किसी की सहायता लेने की, चाहे राज्य विस्तार की हो चाहे किसी और चीज़ की हो? क्या आपको लगता है इस बयान में दम भी है कहीं? आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर भी आपके प्रश्न में से ही आ रहा है कि जिस राजा ने सामने वाले व्यक्ति को 3 बार हरा दिया, जो मेवाड़ से आते हैं, चित्तौड़ जिनकी राजधानी थी, और आप देखिए कि पूर्वी राजस्थान बाड़ी तक उन्होंने जो युद्ध लड़े हैं वहाँ तक जाके, और जब इतने पराक्रमी राजा थे तो कहाँ आवश्यकता थी। लेकिन इतिहास की बात है, जो कुछ सदन में वहाँ बोला गया बिल्कुल तथ्यों से परे बात है। मैं 2-3 तथ्य आपके समक्ष रखता हूँ। मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि वे यहाँ पर लेके आए बाबर को? ये केवल और केवल जो मैं कह रहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति है, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं, जबकि इतिहास में तथ्य क्या है? इतिहास में तथ्य ये हैं सीधे सीधे कि इब्राहिम लोदी निरंकुश राजा थे, उनकी कार्यप्रणाली से उनके खुद के अपने ही लोग वो परेशान थे, नाराज थे। तो इतिहास में ये भी आता है कि इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोधी और साथ ही साथ उस समय के उनके पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान लोधी, ये दोनों बड़े असंतुष्ट थे। इब्राहिम लोदी के चाचा खुद गद्दी पर बैठना चाहते थे और इन्होंने जो है वो बाबर को आमंत्रण दिया और इब्राहिम लोदी को ये अपदस्थ करके सत्ता से हटा के खुद वहां बैठना चाहते थे, बुलाया इन्होंने था। सांगा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो विवाद चला है इसमें कहीं ना कहीं बाबरनामा की भी थोड़ी सी भूमिका है। बाबरनामा में ये थोड़ा सा उल्लेख इस तरीके का किया गया है, लेकिन उस बात को भी यदि आप नीर क्षीर विवेकी दृष्टि से देखेंगे तो बाबरनामा कब पूरा हुआ और बाबर को यदि कुछ लिखना था
तो उन्होंने किस तथ्य का उपयोग किया? यदि वो ये कहते हैं कि सांगा ने बुलाया तो कौन व्यक्ति गया? दूसरी बात, वहाँ जहाँ से बाबर आते हैं, उज़्बेकिस्तान, समरकंद, वहाँ जो बोली, जो भाषा बोली जाती है, क्या उस बोली और भाषा को समझने वाले लोग राणा सांगा के पास में हुआ करते थे या फिर लोधी के पास में हुआ करते थे? ये भी एक तथ्य इस बात को लेकर हो सकता है। सांगा जिस व्यक्ति को हरा चुका, फफेड़ चुका पूरी तरह से, उसको हराने के लिए और इतनी दूर से किसी फिरंगी को, किसी लुटेरे को, किसी आतताई को बुलाएगा, ये अपने आप में एक हास्यास्पद सी बात है। तो जो मैं कह रहा था कि बाबरनामा में भी ये जो कुछ कहा गया, चूंकि ये सब जो मुझे लगता है कि बाबरनामा की भी जो संपूर्णता हुई वो सांगा के जीवन समाप्ति के बाद में हुई, तो उस पर कोई सवाल खड़े करने वाला नहीं था कि उस समय। और दूसरा, इतिहास में कोई तथ्य ऐसा नहीं है कि यदि राणा सांगा ने उनको बुलावा भेजा तो क्या कबूतर को कोई पत्र लिखकर वो दे दिया और वो आ गया? कोई गया होगा, किसी ने बात की होगी, तो कहीं इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है। वहीं दिल्ली के इतिहास की, दिल्ली की राजनीति जो करवट ले रही थी उस समय, यदि उसको आप इसके साथ जोड़कर देखेंगे तो प्रमाण अपने आप स्पष्ट हो रहे हैं। लेकिन अब इस समय के जो माननीय सांसद जैसा बोल रहे हैं तो मुझे तरस आता है उन पर। जिस बाबरनामा की आप बात कर रहे थे उसमें एक लाइन लिखी गई है, और चूंकि उसी सल्तनत के दौरान लिखी गई है, उसमें यह लिखा गया कि महाराणा सांगा जैसा वीर साहसी जी और कोई बाबर को नहीं मिला। कोई वजह थी इसके पीछे? बाबरनामा में इसे लिखना पड़ गया? बिल्कुल, बाबरनामा में ये जो बात लिखी है, इसके साथ एक चीज़ और लिखी है, मैं दर्शकों तक वो भी जानकारी देना चाहूँगा। बाबरनामा में ऐसा बताया जाता है कि बाबर ने भारत के 2 योद्धाओं के बारे में लिखा है ऐसा, एक राणा सांगा के बारे में लिखा, और कि मेवाड़ में राणा सांगा और दक्कन में राजा आए, इन दोनों के बराबर परम प्रतापी राजा उस दौर में कोई भी नहीं था। तो जब बाबर स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि इतना प्रतापी राजा था, एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, और उसके बाद भी जीवटता देखिए उस व्यक्ति की, 80 से ज्यादा घाव, 80 से ज्यादा घाव, और ऐसे महान योद्धा के लिए यदि कुत्सित राजनीति के प्रतिनिधि गद्दार शब्द का उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि ये स्थितियां बड़ी विकट हैं। विकट है। लेकिन अब मैं आपको इतिहास की तरफ ले जाऊंगा। महाराणा सांगा 27 साल की उम्र में गद्दी मिली, मुश्किल से 47 साल के जब थे, लगभग 20 वर्ष का काल, 20 वर्ष का उनका कालखंड रहा। इस दौरान जब बाबर को लिखना पड़ गया कि उन जैसा वीर पराक्रमी साहसी कोई नहीं था, कोई वजह तो होगी। क्या उनकी उपलब्धि थी? बिल्कुल, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये बताई जा सकती है कि जब खानवा का युद्ध होता है बाबर के साथ में, उसके पहले तक जो 17 युद्ध, बड़े युद्ध 17 युद्ध लड़े, यूँ तो कहा जाता है कि लगभग कुल पूरे युद्ध की यदि बात करें, छोटे बड़े तो शायद 100 के आसपास लड़े होंगे, लेकिन बड़े युद्ध की बात करते हैं तो 17 युद्ध राणा सांगा उस समय तक लड़ चुके थे और अजेय थे। 17 में एक में भी नहीं हारे। खानवा के युद्ध में भी जो कुछ बात हुई वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो योजना, रणनीति की बात हो गई, और दूसरी बात हो गई कि उस समय बाबर तोप लेकर आए, और हमारे यहाँ जो युद्ध लड़े जा रहे थे वो लड़े जा रहे थे तलवारों से, और घुड़सवार होते थे, हाथियों पर सवार होते थे, और साथ ही साथ राजस्थानी सैनिक, राजस्थानी योद्धा तो इस बात के लिए जाने जाते थे कि सामने वाले के हाथ में यदि लड़ते लड़ते तलवार टूट गई है तो हम खुद रुक जाते थे कि भाई मेरे पास 2 तलवार हैं, एक आप ले लो। निहत्थे पर वार नहीं करेंगे। इन एथिक्स के साथ में, इन मूल्यों के साथ में युद्ध लड़ते थे राजस्थानी योद्धा, और सांगा की अदम्य शौर्य और साहस के लिए इसीलिए कहना पड़ा कि जब उस समय सामने से तोपों से मुकाबला हो रहा था और एक बार लग रहा था कि सेना में खलबली मच रही है सांगा की, तो सांगा उस समय भी पीछे नहीं हटते हैं। वो कहते हैं कि मैं सबसे आगे जाकर युद्ध करूंगा जिससे कि सेना का मनोबल बना रहे, और उसके बाद भी हार नहीं मानी। और जबकि आप शारीरिक रूप से आप समझ ही सकते हैं, 80 घाव और आधा शरीर ही नहीं था, ये मानिए ना आप, तो एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, एक कान नहीं, तो बचता क्या है व्यक्ति के पास? उसकी जीवटता बचती है, उसका जुनून बचता है, उसका साहस और शौर्य बचता है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि बाबर युद्ध में देखता है तो कहीं ना कहीं उसको ये भी लिखना पड़ता है कि सांगा के जैसा योद्धा, सांगा के जैसा परम प्रतापी ऐसा ढूंढना मुश्किल है। अब ये बड़ी बात है कि उस दौर में बाबर जिस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है, आज छोट भैया राजनेता उनके लिए क्या कह रहे हैं। आप खानवा के युद्ध की बात कर रहे हैं, उससे पहले थोड़ा पीछे भरतपुर बयाना, आगरा से 60 किलोमीटर दूर है, मुश्किल से 60 किलोमीटर। आगरा तो राजधानी कही जाती थी, उनका सबसे बड़ा होल्ड। आगरा के युद्ध, जब बयाना में युद्ध हुआ था तो एक बार तो बाबर की सेना को पीछे धकेल दिया गया था। ठीक है, खानवा में तोपखाने का उपयोग हुआ।
उस युद्ध में हार हुई थी महाराणा सांगा की, मतलब हार नहीं कह सकते, उनकी काफ़ी चोटें लगी थी, उन्हें वहाँ से जाना पड़ गया था। कोई वजह आपको नज़र आ रही थी कि घुड़सवार जो 80,000 घोड़ों की सेना, हाथियों की सेना, वो उस तोपखाने के सामने नहीं टिकी और कस्तूरी जो धमाके हो रहे थे, कस्तूरी धमाका गोला बारूद वाला, उस धमाके में ये सेना नहीं टिक पाई, क्या यही एक वजह थी या कुछ? नहीं, देखिए, यदि उस युद्ध का आप विश्लेषण करते हैं, उसको पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा उसके संदर्भ में कुछ, बाबर जो है वो अलग योजना से युद्ध लड़ता था। तोप खाने का उपयोग हुआ वो तो एक विषय है, लेकिन उनकी जो युद्ध प्रणाली थी, जो समरकंद मूल जिसको कहा जा सकता है, उज्बेकिस्तान का जो मूल कहा जा सकता है, वो अलग तरह की युद्ध प्रणाली थी। हमारे यहाँ तो क्या होता था कि आमने सामने युद्ध होता था, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति लड़ता था, क्योंकि हमारे लोग सिद्धांतों पर लड़ते रहे, मूल्यों के साथ लड़ते रहे, और जिसको कई बार हमने यहाँ सद्गुण विकृति भी कहा गया है। लेकिन वो लोग कैसे लड़ते थे? उनके लिए केवल और केवल जीत महत्वपूर्ण होती थी, उनके लिए मूल्य सिद्धांत कुछ नहीं होते थे। तो उन्होंने क्या किया कि सेना को जो है 3 भागों में बांटा। एक हिस्सा जो था वो आमने सामने युद्ध के लिए था, और 2 हिस्से, एक राइट में था, एक लेफ्ट में था। और जब वो आमने सामने का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद में जैसे बाबर को लगता है कि अब पार नहीं पड़ रही है या बराबर का युद्ध हो रहा है, तो फिर उनके जो राइट साइड से और लेफ्ट साइड से जो सेना की एक एक टुकड़ी उन्होंने वहां रोक रखी थी, उन्होंने आक्रमण किया। तो ये जो राणा सांगा की सेना पर 3 तरफ से आक्रमण हो गया एक साथ, इसके लिए सांगा तैयार नहीं थे, और इसके कारण कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा। तो आमने सामने का युद्ध होने के बजाय योजना रणनीति अलग प्रकार की थी, 3 तरफ से आक्रमण होता है, तोप खाने का अलग से उपयोग होता है। ये कुछ कारण मुझे लगता है बाबर के राणा सांगा के प्रति बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, गुस्से का एक कारण क्या यह भी था कि वो जो मुस्लिम सल्तनत द्वारा जजिया कर हिंदुओं से वसूला जाता था, राणा सांगा जहाँ तक जाते थे वहाँ पर उन्होंने उसको ख़त्म करवा दिया कि कोई नहीं देगा। ये सबसे बड़ा ऐसा इतिहास में कहते हैं कि उनको उकसाने के कारण, इसी कारण, इस जैसी चीज़ों के कारण ही वो बहुत ज़्यादा सांगा जी। निश्चित रूप से वो जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर भी उस दौर में बनने लगा था, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी शुरुआत भी बाबर ने की। क्योंकि बाबर जब यहाँ आया तो अपने सैनिकों को, अपने सरदारों को ये कह के लेकर आया कि हम वहाँ जाएंगे, थोड़ा युद्ध करेंगे, लूटपाट करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, और वापस धन धान्य लेकर, सोना चांदी लेके वापस आ जाएंगे। अब जब वो यहाँ लंबे समय तक टिकने लगे तो उनके सैनिकों में ये असंतोष होने लगा कि हमें तो जाना था, और पिछले कई वर्षों से यही पैटर्न चला आ रहा था कि बाहर से जो लुटेरे आते थे वो लूटपाट करते थे, युद्ध लड़ते थे, वापस चले जाते थे। अब बाबर को यहाँ लगा कि यहाँ रुकना है, तो ऐसे में जब उसके सैनिक, उसके सरदार जब जाने की बात करने लगे, तो बाबर ने कहा कि ये युद्ध मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये युद्ध मैं लड़ रहा हूँ धर्म के लिए, ये युद्ध लड़ रहा हूँ इस्लाम के लिए। और ऐसा भी कुछ स्थानों पर मैंने सुना है, पढ़ा है कि जब लोगों ने कहा कि तुम कैसे युद्ध की बात करते हो, कैसे इस्लाम की बात करते हो, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि बाबर उस दौर में बहुत शराब पिया करता था। वो कहते थे कि इस्लाम में तो शराब पीना हराम है। तो उन्होंने उस दिन के बाद में कहा कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। इसी तरह की बातें तो वो बाबरनामा में भी आप देखते होंगे कि उन्होंने कई जगह जो है वो काफिर शब्द का उपयोग किया है सांगा की सेना के लिए। काफिरों के साथ युद्ध हुआ, ये हुआ, वो, तो उसने सेना को जो है वो धार्मिक एक तरीके से चश्मा उसके माध्यम से दिखाने की कोशिश की, और जो सेना और जो सैनिक युद्ध से दूर भागने की तैयारी में थे, वापस अपने घरों की ओर लौटने की तैयारी में थे, बताया जाता है 1 वर्ष से अधिक का समय बीत गया था उनको धर्म के रंग में रंग के और भावनाएं भड़का के उसको जो है हिंदू मुसलमान का स्वरूप देने का प्रयास किया बाबर ने। और फिर जब ये जजिया कर वाली बात आई तो निश्चित रूप से यहाँ तो जो है वो राजस्थानी खून खोलना ही था, और राणा सांगा इस मातृभूमि के परम प्रतापी सेवक हुए हैं, तो जहां जहां वो गए उन्होंने वो जजिया कर समाप्त करने का प्रयास किया। राणा सांगा के लिए एक और कहा जाता है कि जितने भी राजपूत रियासत थी, जितने भी राजपूत राजा थे, सब उनके अधीन। अधीन तो क्या है कि वो उनकी बात मानते थे। उन्होंने अधीन ऐसा बनाने की कोशिश नहीं की कि तुम मेरे ही अधीन हो। मेवाड़ के प्रति उनका एक अलग दृष्टिकोण भी था। फिर मेवाड़ पर बाबर चाहता था कि मेवाड़ को आधिपत्य करना या कुछ और, क्योंकि बात तो राणा सांगा की आएगी तो मेवाड़ की जरूर आएगी।
निश्चित रूप से जो मेवाड़ का क्षेत्र है वो लंबे समय से अपने अदम्य साहस के लिए जाना जाता है, और जो भी व्यक्ति दिल्ली के तख्त पर बैठता था उसके दिमाग में ये दो क्षेत्र भारत के विशेष रूप से चुभते थे, एक मेवाड़ और दूसरा दक्खन। और यदि आप भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो दोनों जगह से ही परम प्रतापी राजा और परम श्रेष्ठ योद्धा हुए, चाहे यहाँ राणा सांगा की बात कर लीजिए, बाद में महाराणा प्रताप की बात कर लीजिए, और मैं तो कहता हूँ महाराणा प्रताप के बाद भी अमर सिंह की बात कर लीजिए। ठीक यही परंपरा दक्खन में शिवाजी की रही, और शिवाजी के बाद में भी जैसा कि उनके पुत्र छावा जिनको कहा गया संभाजी महाराज, उनकी भी साहस और वीरता के चर्चे रहे। तो निश्चित रूप से एक मिनट शर्मा, मेरा ये सवाल पूछने का इसलिए था कि जब बाबर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था तो अफगान जो थे मेवाड़ से हेल्प मांगने गए थे, यानी राणा सांगा से हेल्प मांगने गए थे कि इसे रोकिए, हिंदुस्तान में कदम रखने से रोकिए। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं ये लगता था ना उनको भी कि यदि ये एक नया और व्यक्ति यहाँ आएगा तो दिल्ली के तख्त पर, देखिए उस समय जो इब्राहिम लोदी था वो कमज़ोर शासक था, कहीं ना कहीं निरंकुशता जो बात आ रही थी, कमज़ोर मैं इस मायने में कहूँगा क्योंकि जो एक राजा की ताकत होती है उसकी टीम, उसके आसपास के लोग, उनमें असंतोष था, इसलिए मैं कमज़ोर कह रहा हूँ। तो वहाँ लोगों को ये लगता था कि एक बार इब्राहिम लोदी को हटा दीजिए, उसके बाद तो हमारा ही नंबर है। अब ऐसे में ये लग रहा था कि यदि बाबर वहाँ से आ रहा है, वो आके लूटपाट करके कुछ ले दे के चला जाए वापस, तब तो ठीक है, हमारा नंबर लग जाएगा। लेकिन यदि बाबर ये सोच लेगा कि नहीं, मैं इसको हरा के इसको ख़त्म करके तख्त पर मैं ही बैठ जाऊँगा, तो ये संकट जो लग रहा था, जिनकी नज़रें उस समय उस सिंहासन पर थी, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इसको आने ही मत दीजिए ना, तो अपने आप ही काम ठीक हो जाएगा। तो हमने इतिहास की रोचक जानकारियाँ आपसे सुनी और गर्व भी हो रहा है हमें अपने इतिहास पर। अब थोड़ा राजनीति की तरफ फिर से, जो शुरुआत जहाँ से हुई हमारी, क्या वजह है इस तरह का बयान फिर से सामने आ गया, और केवल राणा सांगा से रिलेटेड नहीं है, बार बार हर नेता इतिहास के महापुरुषों के जरिए क्यों अपना राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे जो नेता बयान देते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक तो टर्म चलता है स्लिप ऑफ टंग, गलती से कोई बात हो जाती है। एक बात होती है योजनापूर्वक, वोट बैंक की दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लगातार लोकप्रियता हासिल करती जा रही है, जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए सत्ता दूर की कौड़ी हुआ करती थी, वहाँ सरकार रिपीट करवा ले गए, और आज भी देश भर के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। ऐसे में मुझे लगता है, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, समाजवादी पार्टी में छटपटाहट है कि अपनी खोई हुई जमीन को वापस कैसे पाया जाए। कोई भी राजनीतिक जमीन की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व के वोट तो उनके टूटेंगे, इस हिसाब से देखा जाए राजपूत समाज नाराज होगा। राजपूत समाज नाराज होगा, लेकिन सपा की राजनीति यदि आप देखेंगे तो वो पहले भी राजपूत वोटर्स पर बहुत अधिक डिपेंड नहीं हुआ करती थी। जिस दौर में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे या अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, एक समीकरण चलता था, माई समीकरण उसको कहा जाता था उत्तर प्रदेश की राजनीति। यादव, हाँ, मुस्लिम यादव, मुस्लिम का एम ले लिया, यादव का वाई ले लिया, तो माई समीकरण इसको कहा जाता था। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी फिर से उसी माई समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं अपनी जाति के वोट वो अपने पास रखेंगे, और साथ ही साथ मुस्लिम तुष्टीकरण करके जहां मुस्लिम वोटों का जो बिखराव होता है, उन वोटों को इकट्ठा करने के लिए इस तरीके के ऊटपटांग बयान। अभी तो शुरुआत हुई है, चुनाव 2027 में होना है, पर अभी से जो छटपटाहट है वो दिखने लगी है। तो मुझे लगता है कि ये जो महापुरुषों को बीच में लाना है, ये ठीक नहीं है। राजनीति आप कीजिए अपने हिसाब से। बहुत से लोग तो अब इस घटना को उस दौर से भी जोड़ने लगे हैं जिस दौर में बाबरी का विध्वंस हुआ था, बाबरी ढांचे का, और जो गोलियां चलाई गई थी कार सेवकों पर। तो समाजवादी पार्टी यदि इस तरीके के बयान देगी तो इतिहास खंगाला जाएगा, और फिर उससे उनको, मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से लाभ नहीं होगा और नुकसान होने वाला है। नुकसान हो गए तो राजनीति की बात बताई। अब इसका एक और पहलू है, जैसे ही समाजवादी सांसद का ये बयान आया, उसके बाद करनी सैनिक, दूसरे बहुत सारे संगठन हैं, तोड़फोड़ उन्होंने शुरू कर दी। ये युवाओं में अचानक ये आक्रोश, ये जज्बा, ये जोश, इस तरह की बातों के लिए संघर्ष करना, ये अचानक कहाँ से बढ़ता हुआ नजर आया? और सेकंड, क्या इसका कोई दूरगामी असर भी आपको नजर आ रहा है कि ये इस तरह से जो फिल्में बन रही है, चाहे बात छावा की जा रही है, चाहे
किसी भी, आप जोधा अकबर की बात कर लो, उन मूवी का भी असर है ये सब? देखिए, मुझे लगता है कि 2014 के बाद में भारत में एक अलग तरह का परिवर्तन तो आया है, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। केवल बॉलीवुड में ही नहीं, समाज के हर एक क्षेत्र में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप 2014 से पहले की कश्मीर पर आधारित कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, क्या नैरेटिव देने का प्रयास किया जाता था। 14 के बाद में ये एक बड़ा परिवर्तन आया है, और देश के जो महापुरुष हुए हैं, जो देश के मान बिंदु हैं, जो बहुसंख्यक लोगों की आस्था के केंद्र हैं, उनकी जानकारी देने के लिए फिल्में आने लगी हैं। और फिर बॉलीवुड तो आपका चलता है सारा पैसे के आधार पर। जब उनको लगता है कि अब धारा ये चल रही है, इसमें छत्रपति संभाजी महाराज की जय बोलने पर ज़्यादा कलेक्शन होने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से मार्केट उस हिसाब से चलेगा। दूसरी बात कि जिस तरीके से ये बॉलीवुड में परिवर्तन हुआ, आपने सवाल किया करणी सेना के माध्यम से जो कुछ वहाँ किया गया, बहुत सारे संगठन, एक नाम है करणी। हाँ, करणी सेना एक नाम है, और भी बहुत लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, सांसद के घर के बाहर भी गए। और जब आप इस तरह के बयान देंगे तो उसकी समाज में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है कि ये जो संगठनों के माध्यम से विरोध जताया गया, ये उनकी प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया में भी हम ये चाहेंगे, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। आपको भी अपनी बात सहजता से, शालीनता से, संयम पूर्वक कहने का अधिकार है। आपको भी वो बात कहनी चाहिए सलीके से। कानून उधर से टूट रहा है, वो भी ठीक नहीं है, तो इधर वालों को भी ये छूट नहीं दी जा सकती कि कानून तोड़ेंगे। लेकिन कई बार समाज में से ऐसी बात सुनने को मिलती है, क्योंकि हम तो समाज में अलग अलग जगह बैठते हैं, तो कई जगह ये जो युवा लोग हैं, इनका रक्त उबालने के लिए कई मंचों पर से ये बात आती है कि उपवन से जो घात करे वो शाख तोड़ दी जाएगी, और मातृभूमि की ओर उठी हर आंख फोड़ दी जाएगी। जब इस तेवर में बात होती है युवाओं के सामने, तो कहीं ना कहीं वो अधिक आक्रोशित होते हैं, अधिक उत्तेजित हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल, अभी हमने इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश की थी, महाराणा सांगा से जुड़े, बाबर, इस पूरे इशू से जुड़े राजनीतिक उसके असर, दूरगामी असर की भी बात की थी 2027 के चुनाव को लेकर। अब क्या हो सकता है, किस तरह ये मुद्दा शांत होगा? क्योंकि ये मुद्दा, ठीक है, एक वक्त तक आपने विरोध जता दिया, इस तरह के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, अस्मिता, राष्ट्र प्रेम, सब वहाँ तक की बात बहुत प्रायोरिटी के साथ होनी चाहिए। लेकिन क्या ये मुद्दे देश के लिए ज़रूरी हैं बनिस्बत की अदर मुद्दे? बहुत सारे, इनके चक्कर में दूसरी चीज़ें न तो सामने आ पाती है, न कोई बोल पा रहा है। देखिए, इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, आप भी लोकतंत्र के एक प्रमुख स्तंभ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कुछ भूमिका हम लोगों की भी है कि उन चीज़ों का हम महिमा मंडन करते हैं, या उनका जो विरोध हो रहा है उनको हम कितना कवरेज देते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि कोई बात गलत हो गई, उसको अपने तरीके से कम समय में, कम शब्दों में दिखा के और फिर उसको इग्नोर कर दीजिए, है ना, उसको उपेक्षित छोड़ दीजिए, तो वो चर्चा में नहीं आएगा। लेकिन यदि हम उस पर लगातार 1-1 घंटे के कार्यक्रम करते रहेंगे और 15 दिन 20 दिन तक करते रहेंगे, तो फिर ये कहीं ना कहीं हो सकता है 24 घंटे के जो चैनल्स हैं उनकी अपनी मजबूरियां होती होंगी, या फिर जब तक कोई बड़ी बात नहीं आ जाती, ये सामान्य ट्रेंड चलता है, जब तक कोई दूसरी बड़ी बात नहीं आ जाती, या फिर जब तक विरोध में घटनाएं हो रही हैं, जब तक बड़े लोग बयान दे रहे हैं, जब तक तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है, जब तक धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो फिर मीडिया का ये दायित्व। बड़े लोग तो बयान ही नहीं दे रहे हैं। समस्या ये है कि जिन्हें बयान देकर इस पूरे मामले को शांत करवाना चाहिए, वे तो शायद कुछ नहीं बोल रहे, और जो आपस में लोग हैं, मतलब आम लोग, वे ही इसको लेकर सड़क पे आ रहे हैं, और शायद उसी कारण ये ज्यादा नहीं, तो इसमें भी स्प्रेड भी हो रहा है और खत्म नहीं हो रहा है। ये खोजी पत्रकारिता का एक विषय हो सकता है कि बड़े लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो सामान्य वर्ग है वो सड़कों पर आ रहा है। तो ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं से निर्देश भी हो सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जो रोजी रोटी में लगा रहता है, जो अपना सामान्य जीवन जीता है, ठीक है, देशभक्त लोगों की कमी नहीं है देश में, लेकिन फिर भी कुछ संगठन, कुछ नेतृत्व करने वाले लोग, और फिर जिम्मेदारों के बयान से जो बचने की बात आप कह रहे हैं, उसके पीछे भी राजनीति है। गणित वही लगाई जा रही है कि ये बोलने से कितने वोट इधर आएंगे, कितने वोट छिटकने वाले हैं। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।